29 दिसंबर 2019 कांसाई एयरपोर्ट जापान। इस दिन को ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा जापान शॉक हो गया। आधी रात 11:10 जापान का मोस्ट वांटेड इंसान जापान छोड़ के भागने वाला था। कहीं से दो अनजान आदमी एक बड़े से मिस्ट्री बॉक्स को लेके कांसाई एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ये बॉक्स इतना बड़ा होता है कि इसको स्कैनर में डाल के चेक भी नहीं किया जा सकता था। हाई सिक्योरिटी के होने के बावजूद ये मिस्ट्री बॉक्स को सिक्योरिटी से पास करवाया जाता है और एक प्राइवेट जेट में लोड करवा दिया जाता है और अगले ही दिन ये जेट मेलबर्न पहुंच जाता है और ये मिस्ट्री बॉक्स में खुद कार्लोस गोन छुपे हुए होते हैं। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये सच में जापान में हुआ था। जब खबर आती है कि कार्लोस जापान छोड़ के भाग गए तो पूरे जापान में हंगामा हो जाता है। कार्लोस कोई आम आदमी नहीं थे, ये एक मास्टरमाइंड थे जो एक ही समय पे एक साथ निसान, रिनॉल्ट और मित्सुबिशी जैसे कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन रह चुके थे। जापान में इतना फेमस होने के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि रातों रात एक सीईओ को मोस्ट वांटेड जाहिर कर दिया गया। इतने टाइट सिक्योरिटी के होने के बावजूद कैसे वो देश छोड़ के भाग पाए, एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह। आइए इस पे पूरे डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है सागर सिंह और आपके बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन जरूर लगा लेना। कार्लोस गोन का जन्म 1954 ब्राजील में होता है। 1960 तक वो रीलोकेट करके मेलबर्न चले जाते हैं। मेलबर्न को याद रखना, इसका जिक्र आगे भी होने वाला है। और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए फ्रांस भी जाते हैं। 1978 तक उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होती है और एक टायर कंपनी मिसेल में प्लांट मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हैं और कुछ ही साल में ये प्लांट को प्रॉफिट में भी लेके आ जाते हैं। ये देख के इसके कुछ साल बाद इनको प्रमोशन दिया जाता है और कंपनी का COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। कार्लोस की अलग बात थी कि वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचते थे और उन्हें चैलेंजेस लेने में काफी ज्यादा मजा आता था। इसीलिए मिसेल कंपनी को छोड़ देते हैं और 1996 के अंदर रिनॉल्ट में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। रिनॉल्ट एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस टाइम पे रिनॉल्ट बैंकरप्सी की हालत में चल रही थी। कंपनी लोन काफी ज्यादा ले रखी थी और कभी भी बंद होने के कगार पे थी और ये काफी बड़ा चैलेंज था कार्लोस के सर पे। बट इन्होंने ज्वाइन करते ही कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और एक ही साल के अंदर कंपनी को बैंकरप्सी होने से भी बचाया और तो और कंपनी को प्रॉफिट में भी लेके आ गए। और अब दो बड़ी कंपनी को यहां से यहां तक लाने के बाद इनका इंडस्ट्री में काफी नाम हो गया था। 1999 में रिनॉल्ट निसान के 36.8% स्टैक खरीद लेते हैं और एक निसान रिनॉल्ट अलायंस बनता है और अब यहाँ पे दो बड़ी कंपनियां एक होने वाली थी। इस डिसीजन से कार्लोस रिनॉल्ट के तो वाइस प्रेसिडेंट थे ही और तो और वो निसान के भी CEO बना दिए जाते हैं। I'm Carlos Ghosn. I'm chairman and CEO of the Renault-Nissan Mitsubishi Alliance. निसान जो एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अब कार्लोस दो बड़ी कंपनियों को एक साथ रन करने वाले थे। निसान की हालत भी रिनॉल्ट की तरह थी। कंपनी ने $20 बिलियन का लोन ले रखा था और कंपनी कभी भी बंद होने वाली थी और कार्लोस पे निसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस टाइम पे जापान में निसान की 46 कार चल रही थी और उसमें से खाली 3 कार ही सक्सेसफुल थी और प्रॉफिट देखे कंपनी को सालों बीत गया था और लोगों ने उम्मीद लगा कर रखा था कि कार्लोस ये कंपनी का भी नाक नक्शा बदल देंगे और वैसा ही हुआ। कार्लोस ने कंपनी ज्वाइन करते ही कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने निसान के लिए एक रिवाइवल प्लान लॉन्च किया। और ये रिवाइवल प्लान में उन्होंने कहा कि वो एक ही साल में कंपनी का सारा कर्जा हटा देंगे और तो और कंपनी को प्रॉफिट में भी लेके आ जाएंगे और अगर ये सारे गोल अचीव नहीं हुए तो वो खुद रिजाइन रख देंगे। और ये बोलते हुए उन्होंने एक्शन लेना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने निसान में से 21,000 वर्करों को जॉब पे से निकाल दिया और तो और उन्होंने 3 असेंबली प्लांट और 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी बंद कर दिया और इसके साथ ही कार्लोस ने 50% सप्लायर को भी कम किया और इन सब चीजों से निसान का कर्जा धीमे धीमे कम हो रहा था और कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही थी और कार्लोस ने जो भी वादे किए थे वो पूरे होते लोगों को दिख रहे थे। कार्लोस की परफॉर्मेंस देख के निसान के बोर्ड मेंबर्स कार्लोस को प्रमोशन देने का सोचते हैं और उन्हें कंपनी का CEO बना देते हैं। इनके कारनामे देख के दुनिया भर के लोग इन्हें द ली कॉस्ट किलर के नाम से जानने लगे। साल 2002 में फॉर्च्यून मैगजीन में इन्हें एशिया का बेस्ट बिजनेसमैन का भी अवार्ड दिया गया। 2003 में कार्लोस वर्ल्ड के टॉप पावरफुल बिजनेसमैन में से थे। साल 2005 आते आते ये इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर में से बन गए थे। जापान के छोटे छोटे बच्चों के लंच बॉक्स से लेके कॉमिक बुक तक में कार्लोस के फोटो होते थे। उस टाइम पे कार्लोस कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। इन्होंने इतनी सक्सेस कॉस्ट को कट करके नहीं किया, इन्होंने जापानीज वर्क कल्चर को भी काफी ज्यादा चेंज किया था। एम्प्लॉय को जो लाइफ टाइम जॉब की गारंटी मिल रही थी वो उन्होंने हटा दिया। सीनियरिटी बेस्ड जो लोगों के प्रमोशन हो रहे थे वो हटा के उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे कर दिया और तो और उन्होंने जापानीज कंपनी में ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करके जापानीज से इंग्लिश में कर दिया, जो पूरा एक कल्चर को चेंज करने के बराबर था, जिससे वहां के लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। बट कार्लोस ने वो सारी चीजें की जो उनको कंपनी के लिए सही लगी, क्योंकि पास्ट में कार्लोस ने बड़ी बड़ी कंपनी को एक मुकाम पे ले गए थे तो लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि निसान के लिए सारे डिसीजन सही होंगे।
और सही भी होते हैं। 2003 आते आते निसान के सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं और वो 11% के मार्जिन से प्रॉफिट भी करने लगते हैं, जो 1999 में सिर्फ 1% हुआ करता था। 2006 में निसान अनाउंस करते हैं कि उन्होंने 36 लाख कार सेल की है, जो पिछले 4 साल में 10 लाख कार ज्यादा है। कार्लोस निसान में इतना बढ़िया काम कर रहे होते हैं जिसे देख के रेनॉल्ट भी उन्हें प्रमोशन देते हैं और वो रेनॉल्ट के सीईओ बना दिए जाते हैं। और अब कार्लोस 2 बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक ही इंसान 2 बड़ी कंपनी के सीईओ हो, और कार्लोस पहले इंसान थे ऐसे करने वाले। और इस टाइम पे कार्लोस अपने करियर के टॉप पे थे। बट ये सांप सीढ़ी के खेल में कार्लोस को 99 पे कभी भी सांप काटने वाला था और वो फट से नीचे आने वाले थे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के टॉप बिजनेसेस डूबने लगते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी हालत खराब होते जाती है। And for the first time, he's opened up on the 2008 financial crisis. और कार्लोस ने जो भी मेहनत की थी कंपनी को बचाने के लिए, वो सब पे पानी फिरने वाला होता है। इससे पहले कि कंपनी फिर से कर्जे में आ जाए, कार्लोस को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़े। जहां एक साइड क्राइसिस चल रहा था, वहीं दूसरी साइड कार्लोस 2009 में निसान की तरफ से पहली स्पोर्ट्स कार लॉन्च करते हैं, निसान GT-R। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने क्राइसिस में मार्केट की हालत इतनी खराब है, सब अपने आप को सर्वाइव करने का सोच रहे हैं। वहीं दूसरी साइड निसान अपनी स्पोर्ट्स कार को लॉन्च कर रहा है और इसी के 1 साल बाद निसान अपनी पहली ईवी कार को भी लॉन्च कर देता है, निसान लीफ। This car represents a real breakthrough. As its name suggests, the Leaf is totally neutral to the environment. ये कार टेस्ला के भी 2 साल पहले लॉन्च कर दी गई थी, तब ईवी का इतना क्रेज भी नहीं था। बट ये करना इनफ नहीं था निसान के लिए। हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। कार्लोस को कैसे भी करके इसमें से निकलना था, तो उन्होंने अपने सारे डीलर्स को अनएक्सपेक्टेड सेल्स टारगेट देना चालू किए, जो पूरे करने काफी ज्यादा मुश्किल होते थे। बट अगर किसी डीलर ने ये सेल्स टारगेट को अचीव कर लिया तो उससे भारी बोनस दिया जाता था और टारगेट को पूरा करने के लिए डीलर्स भारी डिस्काउंट दिया करते थे। और जैसे जैसे ये सेल्स टारगेट पूरा होता था, वैसे वैसे ये टारगेट को बढ़ा दिया जाता था। और ये बोनस के प्राइस इतने होते थे कि मंथली सेल्स टारगेट को कंप्लीट दिखाने के लिए डीलर खुद अपने कार को खरीद लेते थे और फिर बाद में सेकंड हैंड बेच दिया करते थे। और ये सारे खर्चे की वजह से निसान धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा। इनसे खुद का कार का धंधा संभाला नहीं जा रहा था, ऊपर से इन्होंने मित्सुबिशी के पार्टनरशिप शेयर को भी खरीद लिया। Today, Nissan officially welcomes Mitsubishi Motors to our alliance. मित्सुबिशी की भी हालत काफी ज्यादा खराब चल रही थी और वो कभी भी बंद होने के कगार पे थी। पता नहीं उस टाइम पे कार्लोस के माइंड में क्या चल रहा था, बट इस डिसीजन से कार्लोस के सारे प्रॉफिट अब लॉस में कन्वर्ट होते जा रहे थे। और ऊपर से उन्होंने मित्सुबिशी को भी एक्वायर करने का फैसला ले लिया था, जिससे चीजें काफी तेजी से हाथ से फिसलने लगी। और इसी में कार्लोस इन कंपनी से $16.9 मिलियन लेते थे सैलरी के तौर पे, जिससे वो जापान के सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले इंसान बन जाते हैं। और कंपेयर करें बाकी के कोई भी कंपनी के सीईओ से, कार्लोस की फीस हमेशा ज्यादा रहती थी और उन्हें टॉप पे रहना काफी ज्यादा पसंद था। और दूसरी साइड एक रिपोर्ट के हिसाब से 2015 से लेकर 2018 तक में ये 3 साल के अंदर निसान का प्रॉफिट 39% से कम हो गया था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम होते जा रहा था, जिससे निसान के बोर्ड मेंबर कार्लोस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कार्लोस वो सारी चीजें करने लगे जो बोर्ड मेंबर को पसंद नहीं आ रही थी और इसी साल उन्हें जापानीज पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। जब नवंबर 2018 को कार्लोस टोक्यो आ रहे होते हैं निसान की मीटिंग के लिए, तब उन्हें एयरपोर्ट से ही जापानीज पुलिस अरेस्ट कर लेती है फाइनेंशियल फ्रॉड के चार्जेस में। Nissan chairman Carlos Ghosn reportedly being arrested. These allegations are untrue Japanese authorities rearrested Ghosn overnight on new claims of financial misconduct. and I should have never been arrested in the first place. उन पे एक के बाद एक बहुत सारे चार्जेस लगाए गए। सबसे पहला चार्जेस उन पे ये था कि उन्होंने 8 साल में $80 मिलियन का फाइनेंशियल घोटाला किया है। दूसरा चार्जेस ये लगाया गया कि उन्होंने कंपनी के पैसे को पर्सनल इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया है। तीसरा आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे फैसले लिए जिससे निसान डूब जाए। इन चार्जेस से कार्लोस को 10 साल की जेल और $90,000 की भरपाई करनी पड़ सकती थी। कार्लोस ने कई बार बताया कि ये सारे डिसीजन निसान के अप्रूवल से पास होते थे। कार्लोस ने निसान के लिए 20 साल तक काम किया है, बट निसान के बोर्ड मेंबर्स ने उनसे एक क्लियरिटी भी नहीं मांगी। चाहते तो उन्हें हाथों हाथ फायर भी कर सकते थे, बट ऐसा ना करके उन्होंने सीधा उनको जेल भिजवा दिया। इन सब चीजों के होने के बाद निसान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंदर वो कार्लोस को फायर कर देते हैं। और देखा देखी में मित्सुबिशी, जो इनकी ही अलायंस होती है, वो भी कार्लोस को कंपनी में से निकाल देती है। सिर्फ एक ही वीक में कार्लोस सांप सीढ़ी के गेम में 99 से पहुंच के सीधा 0 पे आ जाते हैं। और उस टाइम पे ऐसा कोई भी न्यूज चैनल नहीं था जो इनकी बात ना कर रहा हो। जापान के टीवी में, न्यूज़पेपर में खाली कार्लोस के अरेस्ट की खबर होती थी। जापान के कानून काफी ज्यादा सख्त होते हैं और उनके कोर्ट में नॉट गिल्टी साबित करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जहां कार्लोस अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट जेट में लग्जरी पार्टी में निकाल रहे थे, अब उनकी पूरी जिंदगी जापान के जेल में निकलने वाली थी। कार्लोस को कोई आम जेल में नहीं रखा था, उन्हें एक स्पेशल सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में रखा था, जहां वो 108 दिनों तक रहे थे। सॉलिडरी कन्फाइनमेंट ऐसी जगह होती है जहां किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट अपने लॉयर से मिलने का भी परमिशन नहीं होता है। छोटा सा रूम होता है और वहां उन पे 14 घंटे तक पूछताछ किया जाता था। ये तो खाली उन पे आरोप लगा था, सजा नहीं हुई थी, फिर भी उन पे इस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा था। इन सब चीजों से जापान में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। He's charged with financial crimes in Japan and could face years in prison.
कुछ महीने बाद मार्च 2019 में उनको किसी तरह बेल मिल जाता है, बट अगले ही महीने उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है नए चार्जेस पे। जापान गवर्नमेंट किसी भी तरह कार्लोस को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर किसी तरह कार्लोस को फिर से बेल मिल जाता है और वो फाइनली अपने लॉयर से मिल पाते हैं। पर बेल के नाम पे उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था, यानी कि वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकते थे, इंटरनेट को नहीं चला सकते थे, इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं मिल सकते थे। उन पे हमेशा नजर रखा जाता था, अगर वो बाहर जाते थे तो उन पे अनजान गाड़ी पीछा करती थी। जेल से तो बाहर आ गए थे, बट हालत जेल से भी बदतर थी। पर बात इतनी कैसे बिगड़ गई, इनके तीनों कंपनी ने इनको फायर कर दिया, जापानीज पुलिस इनके हाथ धो के पीछे पड़ी है। इन पे जो एलिगेशन लगे उनके कुछ आपको डिटेल देता हूँ। इन पे जो फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा है वो इनके सैलरी पैकेज को लेके है। कार्लोस जो ये 3 कंपनी के सीईओ थे, ये तीनों कंपनी से वो $10 मिलियन रिटायरमेंट पैकेज के तौर पे लेते थे और ये पैसे गवर्नमेंट से छुपाए जा रहे थे, जिससे उन पे फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा है। और तो और कंपनी का तो ये भी कहना है कि ये जो पैसे कार्लोस को रिटायरमेंट पैकेज के तौर पे मिल रहे थे, इसके बारे में कंपनी को कुछ पता ही नहीं है। कार्लोस चोरी छुपे ये पैसे अपने जेब में डाले जा रहे थे और दूसरी साइड कार्लोस अपने आप को डिफेंड करते बोल रहे थे कि कंपनी को सारा चीज पता था, कंपनी झूठ बोल रही है। पर लोगों को कार्लोस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दूसरा आरोप ये भी लगाया गया कि वो निसान के फंड को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। निसान के पैसे से उन्होंने रियो, पेरिस, बेरूट, टोक्यो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। वाइफ के बर्थडे में वो आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका सारा पैसा निसान के फंड में यूज हो रहा है और ये चीज निसान के बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के बिना हो रहा था। कार्लोस निसान के फंड को अपनी प्रॉपर्टी समझ के यूज किए जा रहे थे और ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए इन पे, जिससे उनकी इमेज खराब हो जाए। पर जो भी था, निसान ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? वो चाहते तो कार्लोस को चुपचाप निकाल सकते थे, बट उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, इतने सारे चार्जेस लगा दिए और उनकी रेपुटेशन पूरी तरह खराब कर दी। ऐसा लग रहा था कि निसान उनसे कोई बदला लेना चाहते थे, पर क्यों? क्योंकि उनके बोर्ड मेंबर ही पूरी तरह करप्ट थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कार्लोस उनके साथ रहे। निसान एक जापानीज कंपनी थी और रिनॉल्ट ने उनका शेयर खरीद रखा था, तो निसान के पास पूरा कंट्रोल नहीं रहता था। रिनॉल्ट एक फ्रेंच कंपनी है और निसान एक जापानीज कंपनी है और दोनों के रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे और ऊपर से कार्लोस ये दोनों कंपनी को एक करना चाहते थे, जिससे निसान के बोर्ड मेंबर उनसे भड़के हुए थे और इसी वजह से निसान उन्हें निकालना चाहते थे या फिर उनसे बदला लेना चाहते थे और उसके लिए वो एक खतरनाक सातिर प्लान बनाते हैं। 2018 में हैरी नाडा के साथ मिलकर कार्लोस को अरेस्ट कराने का प्लान बनाया जाता है। हैरी नाडा को याद रखना, ये मेन फिगर है कार्लोस के केस में। हैरी नाडा खुद एक वाइस प्रेसिडेंट है निसान के और एक लॉयर भी थे और उसके साथ ही कार्लोस के अच्छे दोस्त भी थे। तो निसान के बोर्ड मेंबर्स और ये हैरी नाडा मिलके एक बेहतरीन सा प्लान बनाते हैं कार्लोस को फंसाने का। तो फंसाने के लिए सबूत चाहिए होता है, जिसके लिए वो कार्लोस का ईमेल तक को हैक कर लेते हैं और तो और कार्लोस के होम टाउन लेबनान तक पहुंच जाते हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए। और तो ये सारे प्लान किए जाते हैं, वो बुरी तरह वर्क भी करते हैं। कार्लोस को निसान में से अपने पोजीशन से फायर करने के बाद अगले सीईओ हिरोतो साइकावा को बना दिया जाता है और इसमें शॉकिंग चीज ये होती है कि वो एक ही साल में अपनी फीस को इलीगल तरीके से बड़े मार्जिन से बढ़ा लेते हैं और ये सेम चार्जेस कार्लोस पे भी लगाए गए थे। पर फर्क इतना है, कार्लोस जेल में बैठे थे और हीरो तो बाहर बिंदास घूम रहे थे। कार्लोस को पता था कि उन्हें नॉट गिल्टी प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है और उनके कोई सुनने वाला भी नहीं था, इसीलिए कार्लोस एक सस्पेंस मूवी की तरह जापान से भागने का प्लान बनाते हैं। 29 दिसंबर 2019 माइकल टेलर, जो कि एक्स यूएस मिलिट्री में स्पेशल फोर्स में थे, तो माइकल और उनके बेटे पीटर, इनसे कार्लोस मदद लेते हैं जापान से भागने में। माइकल यूएस के स्पेशल फोर्स में थे, तो उन्हें पता था कि कार्लोस को किस तरह जापान से भगाना है। प्लान के अकॉर्डिंग एक चार्टर्ड प्लेन ओसाका एयरपोर्ट पर तैयार रखा जाता है। प्लान ऐसा बनाया जाता है कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के बहाने एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर कार्लोस को छुपा के प्लेन से मेलबर्न ले जाया जाएगा। तो कार्लोस के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तैयार किया जाता है, जिसके अंदर ड्रिल किया जाता है ताकि वो सांस ले सके। जरूरत की चीजें दी जाती है, फोन दिया जाता है ताकि उनसे कांटेक्ट रखा जा सके और फिर 11:10 पे ये प्लेन चालू होता है। बहुत सारे बॉक्स को ओसाका एयरपोर्ट पे लाया जाता है और ये बॉक्स इतने बड़े होते हैं जिसे स्कैनर में डाल के चेक भी नहीं किया जा सकता था। सिक्योरिटी द्वारा कुछ बॉक्स को ओपन करवाया जाता है, बट बॉक्स में कुछ नहीं निकलता है। सिक्योरिटी के क्लियरेंस के बाद सारे बॉक्स को चार्टर्ड प्लेन में लोड करवा दिया जाता है और अगले ही दिन ये चार्टर्ड प्लेन ओसाका से इस्तांबुल पहुंच जाता है और फिर इस्तांबुल से बेरूट, और बेरूट में ये बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर से कार्लोस निकलते हैं और निकलते ही एक आजादी की लंबी सी सांस लेते हैं। He's in Lebanon. He reportedly got there in a musical instrument case. और अब लेबनान में जापान कार्लोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि लेबनान और जापान के बीच में एक्स्ट्राडिशन साइन नहीं हुआ है। तो जापान लेबनान की जमीन की कोई भी चीज पे अपना हक नहीं बता सकता है। कार्लोस के भाग जाने के बाद जापान को 2 दिन तक पता नहीं चला कि कार्लोस उनके वहां से भाग गए हैं। प्लान इतनी सटीक तरीके से किया जाता है कि किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता है। कार्लोस अब फ्री थे और तो और वो बेरूट में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज करवाते। जो उन पे आरोप लगाए गए थे उन सारी चीजों का वो क्लियरिटी दे रहे थे। इनफैक्ट वो रिपोर्टर के साथ 3 अलग अलग लैंग्वेज में आंसर भी कर रहे थे। जैसे जैसे रिपोर्टर उनके साथ सवाल कर रहे थे, वैसे ही कार्लोस उनके साथ आंसर कर रहे थे उसी लैंग्वेज में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्लोस ने बताया कि हिरोतो साइकावा और बाकी के निसान के चीफ एग्जीक्यूटिव, जापानीज गवर्नमेंट
उन्हें और फ्रेंच कंपनी रेनॉल्ट को फंसाने की कोशिश कर रही है। चलो कार्लोस तो आरोपी थे, उनका ये बोलना जायज था, बट रुको, रविंद्र पासी जो कार्लोस के केस को काफी डिटेल से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और तो और वो निसान कंपनी के पर्सनल लॉयर भी थे। इन्होंने निसान के बोर्ड मेंबर्स और स्पेशली हैरी नाडा के साथ काम कर रखा था। जब इनका स्टेटमेंट आया तब सारे लोग शॉक हो गए। रविंद्र पासी ने बताया कि 2019 में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें पता चला कि हैरी नाडा ने कार्लोस को फंसाने के लिए बोर्ड मेंबर के साथ डील कर रखी है। और तो उन्होंने ये भी दिखा कि जो हिरोतो साइकावा थे, जो कार्लोस के बाद निसान के CEO बने थे, वो इल्लीगल तरीके से निसान से पैसे ले रहे। Harry Nada had a plea deal with the Tokyo prosecutors. सोचने वाली बात थी कि जिस केस के अंदर कार्लोस को जेल में डाला गया था, वो सेम क्राइम निसान के बोर्ड मेंबर्स कर रहे थे, बट उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा था। जब पासी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको लीगल नोटिस भेजा गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। बिन वजह रविंद्र पासी के घर पे रेड पड़ने लगी। घर पे रखी पर्सनल चीजों, फोन और लैपटॉप को भी चेक किया गया। पासी को जापानीज पुलिस और निसान के बोर्ड मेंबर्स द्वारा खूब परेशान किया गया, क्योंकि पासी ने केस को काफी डिटेल से स्टडी किया था और उन्हें पता था कि जो भी गोलमाल किए गए हैं कार्लोस को यहाँ से भगाने में और पैसे की हेराफेरी करने के लिए, उन्हें सारा कुछ पता था। इसीलिए उन पे इतना टॉर्चर हो रहा था। रविंद्र पासी निसान में पर्सनल लॉयर 16 सालों से थे। वो हैरी नाडा और निसान के बोर्ड मेंबर्स को अच्छे से जानते थे। अब निसान एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं रही थी, एक गैंगस्टर ग्रुप बन गई थी। निसान एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही थी। पासी को बिन बात के मारा गया था, लोगों को स्टॉक किया जा रहा था, निसान द्वारा जापानीज गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा रहा था, मन चाहे उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि कार्लोस लेबनान भाग के सही किए थे, क्योंकि निसान में करप्शन इस हद तक बढ़ गया था कि क्या पता आज नहीं तो कर कार्लोस को जान से मरवा देते। फिलहाल कार्लोस लेबनान में अपनी मस्त जिंदगी काट रहे हैं। और आपको क्या लगता है, इस केस के अंदर कार्लोस सही थे या फिर गलत? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसे रिसर्च वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक करना भूलना मत। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।